नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीम नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार। और दोस्तों, टीम नर्सिंग क्लासेज की एडवांस सीरीज के अंदर हमारी ये 96 क्लास है। अभी तक हमने बहुत सारे जो यूनिट से जो मेडिकल फिजिकल नर्सिंग है वो पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको जो ओबीजी सब्जेक्ट है वो पूरा करा दिया है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारी चल रही है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की हमारी ये 17 क्लास है। अभी तक हमने एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, रीनल, न्यूट्रिशन, इंटीग्यूमेंट्री और जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों वो क्या कर लिया, हमारा कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे हैं पिछली जो क्लासेज में जाकर देख सकते हैं। जो भी नए बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं उनको देखना हो तो एक बार आप जाकर जरूर देखिए। हमने सभी जितने भी सिस्टम है पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्यूशन था तो ट्यूशन के बारे में ही बताया हो, चार ऑप्शन ही बताया हो, वो तो मैं बताता ही हूँ हमेशा। इसके साथ में अगर कोई भी कंडीशन आ रही है दोस्तों, चाहे वो डिजीज कंडीशन हो, कोई फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस हो बॉडी की, हर चीज को दोस्तों मैंने आपको किस में बताया है, पूरा डिटेल में बताया है। तो आप कोई भी क्लास अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट इंडिकेट दैट पीएच इज 7.5 टू PCO2 is 32 mm of Hg and SU3 is 24 millikinine. What does the nurse identify as a possible cause of infusion? देखो, ये जो क्वेश्चन है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तुम्हें एसिड बेस जो इम्बैलेंस है वो निकालना है। एसिड बेस इम्बैलेंस जब निकल जाएगा तो निकलने के बाद उसका कोज क्या है वो पता करना है। तो मतलब दो लेवल में ये क्वेश्चन जा रहा है। पहले हमें अगर ये नहीं पता चला कि भाई क्या एसिड बेस इम्बैलेंस है ये, तो हम कभी भी ये नहीं निकाल सकते भाई कोज क्या होगा। तो कोज तभी पता लगेगा तो हमें एसिड बेस इम्बैलेंस का क्या लगेगा, पता लगेगा। तो सबसे पहले हम एसिड बेस इम्बैलेंस निकालते हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीएच लिखेंगे। तो पीएच जो है नॉर्मल होती है 7.35 टू 7.45। यहाँ पर जो पीएच दे रखी है दोस्तों दैट इज 7.52 दे रखी है। 7.52 जो पीएच दोस्तों, इसका क्या मीनिंग है कि भाई इस कंडीशन क्या है, एल्कोलोसिस की है। क्योंकि 7.45 से ज्यादा है तो एल्कोलोसिस, 7.35 से कम है तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं एल्कोलोसिस होने के बॉडी में। क्या तो दोस्तों HCO3 का जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए, या फिर PCO2 का जो लेवल है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इन्हीं दो कंडीशन के कारण बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, एल्कोलोसिस हो सकती है। अब बस हमें क्वेश्चन में मैच करना है कि कौन सा चीज हमसे मैच कर रही है, मतलब क्या HCO3 बढ़ा हुआ रहना चाहिए या PCO2 कम होना चाहिए। अगर इन दोनों की जो चीज मैच करेगी वही क्या हो जाएगा आंसर। SCO3 हमेशा मेटाबॉलिक को शो करता है और PCO2 किसको शो करता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी को शो करता है, ये ध्यान रखना। अब देखो सॉरी, SCO3 देखो दोस्तों 24 दे रखा है, ठीक है। SCO3 कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। HCO3 का नॉर्मल जो लेवल होता है दोस्तों 22 से 27 होता है, ठीक है। यहाँ पर HCO3 में क्या है, नॉर्मल दे रखा है, इसका मतलब 22 से 27 मतलब नॉर्मल हो गया। तो HCO3 का तो कोई लेना देना था नहीं, मतलब मेटाबॉलिक का तो कोई लेना देना है नहीं। अब हम देखते हैं PCO2 का जो नॉर्मल जो लेवल होता है दोस्तों दैट इज 35 टू 45 mm ऑफ Hg, 35 से 45 mm ऑफ Hg। और इसके अंदर जो दे रखा है दोस्तों हमें PCO2 वो कितना दे रखा है, 32। तो 32 का क्या मीनिंग हुआ, SCO3 32 दे रखा है दोस्तों, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, सॉरी PCO2 32 दे रखा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये कम हुआ है। और मैंने यहाँ भी क्या बताया था कि PCO2 क्या होना चाहिए दोस्तों, कम होना चाहिए। ये कम से कम क्या हो गया, मैच हो गया। PCO2 किस चीज को शो करता है, रेस्पिरेटरी को। ये क्या हो जाएगी ये कंडीशन, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। कौन सी कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। अगर आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहो कि भाई इसमें कौन कंपनसेटेड है या नहीं है, तो दोस्तों कंपनसेशन मतलब क्या है कि एक को दूसरा आदमी क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब कि अगर कंपनसेटेड होगी तो जो SCO3 है ना वो क्या होगा, चेंज होगा दोस्तों। अब यहाँ पर SCO3 तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है मतलब उसने कोई हेल्प नहीं की इधर इसकी, ठीक है। जो PCO2 कम जा रहा था तो SCO3 ने कोई हेल्प नहीं की, तो कोई हेल्प नहीं की तो कोई कंपनसेशन नहीं है, तो ये अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगी दोस्तों, एल्कोसिस हो जाएगी। जब अनकंपनसेटेड ही हो गई तो पार्शियल और फुली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्शियल और जो फुली है दोस्तों वो कंपनसेटेड के अंदर होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि भाई अगर मान लो किसी भी पर्सन को रेस्पिरेटरी एल्कोसिस है तो इन चार ऑप्शन में से कोज बताओ कि कौन सा जो रेस्पिरेटरी एल्कोसिस का क्या होगा दोस्तों, कोज होगा। अब मैं आपको सभी चीजों की क्या पढ़ाऊंगा, कोज पढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी चीजों को मैं आपको कोच पढ़ाऊंगा। कोच पढ़ाने के लिए दोस्तों मैं एक बढ़िया सी इमेज लेके आया हूँ, बस आपको ये इमेज है ना ये याद रखनी है अपने दिमाग के अंदर। अगर ये इमेज आपको दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी है, ये इसकी बेटी है, ठीक है। आदमी जो है दोस्तों इसका नाम है डिस आर्म। क्या नाम है, डिस आर्म, ठीक है। थोड़ा सा पेट निकला हुआ है इसका, आप देख रहे होगे, तो मैं इसको बोल देता हूँ फैटी डिस आर्म। इस आदमी को क्या बोल देता हूँ मैं, फैटी डिस आर्म बोल देता हूँ।
ये लड़की है दोस्तों, ये लड़की का नाम है हबाइड। लड़के का क्या नाम है? हबाइड नाम है इसका, HBID। एक बाप अपनी बेटी को, ये बेटी कहती है कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, बाइक चाहिए, अगर आप मुझे बाइक दिला दोगे ना तो मैं नॉर्थ साइड का एग्जाम क्या कर लूंगी, क्लियर कर लूंगी, और नॉर्थ साइड के अंदर अच्छी रैंक लेके आऊंगी मैं। तो उसके बाप ने बोला ठीक है बेटा, तेरे को बाइक चाहिए, मैं बाइक भी दिला दूंगा, लेकिन तू एक काम कर, नॉर्थ साइड का एग्जाम क्या कर, क्लियर कर। मैं बट ये है कि मैं पूरी होप कर रहा हूँ, मैं फुल होप कर रहा हूँ कि आप नॉर्थ साइड का एग्जाम क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। उसकी बेटी बोली हाँ पापा, आप मुझे अगर बाइक दिला दोगे तो मैं कर लूंगी। तो उसके बाप ने उसको बाइक दिला दी। कौन सी दिला दी दोस्तों? अपाचे बाइक दिला दी। कौन सी बाइक दिला दी? अपाचे। अपाची जो बाइक आती है वो दिला दी। ठीक है, लड़कों को तो पता होगा। तो अपाची बाइक 30 डिसआर्म ने हबाइड को दिला दी। किस लिए दिला दी? कि भाई वो नॉर्थ साइड का एग्जाम क्लियर करे। तो उसको उससे पूरी आशा थी, फुल होप थी कि भाई ये क्या करेगी, क्लियर करेगी। तो आप इसको लिख लीजिए, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो कि 30 डिसआर्म ने 30 डिसआर्म ने 30 डिसआर्म ने हबाइड को हबाइड को अपाचे बाइक अपाचे अपाची बाइक, ठीक है, अपाची बाइक, बाइक फुल होप से दी। फुल होप से, मैं पूरी होप से दी कि भाई इसको अगर मैंने बाइक दिला दी तो ये नॉर्थ साइड का एग्जाम क्या कर लेगी दोस्तों, क्लियर कर लेगी। इस पूरी होप के साथ जो 30 डिसआर्म में है, इसमें हबाइड मतलब अपनी बेटी को क्या दिला दी दोस्तों, बाइक दिला दी। बस यहाँ अगर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है, ये आपके हर चीज को क्या करेगी दोस्तों, क्लियर करेगी। देखो, मैं हमेशा कंसेप्ट पे बिलीव करता हूँ, मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों इतने सारे जब कंसेप्ट एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने हैं कोजेज, हमें चारों चीज के कोज पढ़ने हैं। हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोज भी पढ़ने हैं, हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कोज भी पढ़ने हैं, इसके बाद हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कोज भी पढ़ने हैं, इसके बाद हमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कोज भी पढ़ने हैं। अब जब इतनी चीजों के कोड आप पढ़ते हो ना, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट भी काम आएगा, ऐसे नहीं है काम नहीं आएगा, कंसेप्ट तो बहुत काम आएगा आपके, जब भी आप थोड़ा भी कंफ्यूजन होगे। लेकिन कंसेप्ट में डालने के लिए भी आपको पता होना चाहिए भाई क्या चीज आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भाई प्रॉब्लम होती है, वो याद करने में दिक्कत होती है, वो कंसेप्ट में काम चलाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, उनको क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, याद करने में दिक्कत होती है, तो उनको क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक दी जाएगी। क्योंकि दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, और कुछ को मिक्स में चाहिए तो वो मिक्स चाहिए। तो मैं दोनों तीन, इसको दोनों तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। अब देखो, पहली शर्त क्या है इस ट्रिक की? सिंपल सी शर्त है, कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ा आपको मैं पैसे नहीं मांग रहा। शर्त ये है कि आपको चारों चीजें जो याद करनी है ना, उनका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा भाई। क्योंकि अगर सीक्वेंस में गड़बड़ की तो फिर आपकी ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि आप ये नहीं ध्यान रखोगे कौन सी का कोड क्या था। तो भाई सीक्वेंस में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस मेटाबॉलिक से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा, फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आएगा, फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आएगा, फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आएगा। बस अगर ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे दोस्तों आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोड पढ़ने हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो कोड होंगे वो होंगे क्या, फैटी डिसआर्म। क्या कोड होंगे? फैटी डिसआर्म होंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोड। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अगर कोड पूछोगे दोस्तों तो क्या होगा, हबाइड होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अगर कोड पूछता है तो उसका कोड होंगे अपाची बाइक। और अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कोड पूछता है दोस्तों तो इसके कोड क्या होंगे, फुल होप। इसके कोड क्या होंगे, फुल होप। तो चारों के कोड मिल गए हमें। बस अब इनके अंदर डालना है डाटा। ठीक है, डाटा डालने में जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो कोई इतना टफ नहीं लगेगा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब हम डाटा डालते हैं इसके अंदर एक एक करके। पहले मैं आपको सारे जो ट्रिक्स है वो दिखा देता हूँ, फिर एक एक करके इनके जो कंसेप्ट है दोस्तों आपको क्या करवा दूंगा, मैं क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो लिख लो कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या क्या कोजेज होंगे, तो मैंने वहां पर आपको बताया हुआ ये फैटी डिसआर्म होंगे, तो यहाँ पे लिख लो फैटी डिसआर्म।
DISARM, फैटी डिसार्म। ठीक है, थोड़ा सा भी लिख देता हूँ, मुझे पता है समस्या हो रही है। तो DISAR और M, ठीक है, M दिख रहा है। चलो यार दोबारा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, नहीं तो मैं इसे मिक्स में भी लिख दूँ, लेकिन बताता हूँ अच्छे से आपको दिखेगी। DISAR और M। अब लिखते हैं हम सबके एक एक करके, ठीक है, और एक एक करके मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। पहले सारे लिख लेते हैं, फिर एक एक समझाता हूँ। एफ और फैटी, फैटी का मतलब होता है दोस्तों फैटी डाइट। फैटी का मतलब क्या होता है? फैटी डाइट। मतलब कोई भी पर्सन फैटी डाइट लेता है तो उसको क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्यों होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। डी फॉर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में लिख सकता है वो, लेकिन अगर फिर और भी क्वेश्चन को ज्यादा घुमाना चाहेगा तो वो डायबिटीज मेलाइटस, या फिर ऐसे लिख देगा सीवियर फॉर्म ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सीवियर फॉर्म के अंदर ये चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगी। फिर आई है, आई फोर है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं CHO लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ही लिख लो एक और आई, आई फॉर इलियोस्टोमी भी होता है, ठीक है, इधर लिखा देता हूँ, आई फॉर इलियोस्टोमी, आई फॉर इलियोस्टोमी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों एस, एस फॉर सीवियर डायरिया। देखो आपको आते हैं, बस इसमें डालना है, जब आप पढ़ोगे ना आपको सर हाँ सर पता है इसका यही होगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। सीवियर डायरिया हो गया। ए फोर क्या आएगा दोस्तों? ए फोर यहाँ पर आएगा, दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है यहाँ पे एस्पिरिन, ठीक है, एक तो क्या याद रखना है आपको? एस्पिरिन। और एक डिजीज याद रखनी है आपको, कौन सी? एडिसन डिजीज, एडिसन। आर फोर आपको याद रखना है दोस्तों रीनल इनसफिशियंसी, रीनल इनसफिशियंसी, और एम फोर आपको याद रखना है दोस्तों माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कोजेज। चलो मैं इनको एक इन्हीं को पढ़ा देता हूँ पहले, क्या फिर हम आगे एक ही करके चल लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों, पहली चीज है फैटी डाइट। देखो कोई इसमें है ना ज्यादा टफ होगा ही नहीं आपके लिए, बहुत सिंपल होगा। कोई भी पर्सन दोस्तों क्या लेगा? फैटी डाइट लेगा, तो भाई फैट ज्यादा लेगा तो कीटोन ज्यादा बनेंगे। क्या ज्यादा बनेंगे दोस्तों? कीटोन। और कीटोन्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है दोस्तों? एसिडिक होता है। आपने एंडोक्राइनोलॉजी अगर पढ़ी है, मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि जो कीटोन जो होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, और एक मैंने आपको बताया था दोस्तों कीटोन, वो सॉरी एसीटोन। एक मैंने आपको क्या बताया था? एसीटोन। दीज आर द कीटोन। और कीटोन का मतलब यहाँ पर नेचर देखो इनका क्या है? एसिड। यहाँ भी क्या है दोस्तों? मेनली एसिड, और एसीटोन तो कन्वर्ट हो ही जाता है एसिड में। तो इन सबका नेचर वैसे ही एसिडिक है, तो एसिडिक नेचर होगा दोस्तों, तो उसके कारण क्या कंडीशन डेवलप होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन क्या हो जाती है? डेवलप। फैटी डाइट लेने के कारण पर्सन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 5-7 पेज एक साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों फैटी डी। डी मतलब क्या हो गया था दोस्तों? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डायबिटीज मेलाइटस। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको सबको पता है कि भाई इंसुलिन की नहीं होने, इंसुलिन है ना ज्यादा, सॉरी जो ग्लूकोज है वो ज्यादा होता है। देखो मैं आपको, आप एक चीज समझो दोस्तों, आपको तभी आपने ये बात सोची जब एंडोक्राइनोलॉजी मैंने बताया था, जो बच्चे नए हैं, भाई ग्लूकोज ज्यादा होने के बावजूद है ना, क्या प्रॉब्लम है? भाई ग्लूकोज ज्यादा है तो अच्छी बात है ना, हमारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी होनी चाहिए, ग्लूकोज हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे डायबिटीज जो मेलाइटस है उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन के अंदर तो हमारे पास बहुत सारी क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। क्या दिक्कत है हमें भाई? ग्लूकोज बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ग्लूकोज बढ़ ही तो रहा है, क्या हो गया? ग्लूकोज बढ़ रहा है तो ग्लूकोज को एनर्जी देना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत है? तो दोस्तों एक्चुअली में बॉडी को है ना ग्लूकोज का यूज करने के लिए है ना, जो बॉडी के सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर करता है तो उसको एंटर कराने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए।
तभी वो बॉडी की सेल्स के अंदर एंटर करेगा और बॉडी उसका क्या कर पाएगी, मेटाबॉलिज्म कर पाएगी, उसको यूज कर पाएगी। ठीक है, अब यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं, तो ग्लूकोज पड़ा रहेगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर पड़ा रहेगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसके कारण जो सारी जो सिम्टम्स है वो आते हैं। ठीक है, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जाके पढ़ो। अब ग्लूकोज है लेकिन उसको यूज नहीं हो रहा, तो बॉडी समझ जाती है भाई ग्लूकोज का तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं शिफ्ट हो जाती हूँ किससे, फैट पे। तो जो बॉडी है ना, फैट पे क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट टू फैट। तो फैट का क्या करेगी दोस्तों, ऑक्सीडेशन करेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या करेगी, फैट करेगी। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होगा, फैट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वही चीज क्या बनेगी, कीटोन बॉडीज बनेंगी, कीटोन बॉडीज। और जब दोस्तों कीटोन बॉडीज बनेंगी तो इनका नेचर एसिडिक होता है, ये वैसे बार बार लिखने की जरूरत तो आपको है नहीं, इसके कारण क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या हो जाती है डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में तो डायरेक्ट ही बन रहा है, उसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कीटोन एसिडोसिस करवा रहे हैं, नाम ही है, मुझे नहीं लगता कि ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद आता है फैटी डिसआर्म, आई। आई पर क्या होता है दोस्तों, इनकम्प्लीट, दो चीज हैं, एक तो है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो दो चीजें होंगी, हमारी बॉडी है भाई कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं कर पा रही है या उसका अच्छी प्रकार से डाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है दोस्तों कि डाइजेशन सही से नहीं होने के कारण है लैक्टिक एसिड बनता है ज्यादा, लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन हो जाती है। और लैक्टिक एसिड एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक नेचर होने के कारण वो क्या कराएगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाएगा। दूसरा दोस्तों, बॉडी जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा तो बॉडी फिर दोबारा से शिफ्ट होगी किस पे, तो सबके कोजेज है लगभग लगभग सेम ही मिलेंगे, फैट पे। और अब आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं, तो वापस से क्या हो जाएगी दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। एक आई है इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी का तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखो आपको बस दो चीजें याद रखनी है, गैस्ट्रिक जितने भी कंटेंट दे रखे हैं ना दोस्तों, उनके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, या आप कहें कि एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर। और इंटेस्टाइनल का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, एल्कलाइन। क्यों, क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस के अंदर भी ज्यादा मात्रा में SCO3 प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर SCO3 ज्यादा होने के कारण एल्कलाइन नेचर होता है। अब इंटेस्टाइन से आप कोई भी चीज बाहर निकालोगे, इंटेस्टाइन से आप कोई भी चीज बाहर निकालोगे ना, तो मतलब आप SCO3 को बाहर निकाल रहे हो। और जब आप SCO3 को बाहर निकाल रहे हो तो मेटाबॉलिक से रिलेटेड होगा, PCO2 इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एंड SCO3 इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक। अब SCO3 दोस्तों क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो मतलब कि एल्कलाइन बाहर निकला तो क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसलिए कारण क्या होगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इस कारण क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिख देता हूँ। अब आप एक चीज देखो, यहीं से दोनों तीनों चीजें देख लो। देखो दोस्तों, अगर मान लो इलियोस्टोमी किया आपने, तो इलियक जो कंटेंट है वो बाहर आएंगे, मान लो इलियोस्टोमी के द्वारा, तो कौन से कंटेंट बाहर आएंगे, एल्कलाइन, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो इस कारण क्या होगा दोस्तों, इसके कारण होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी भी पर्सन को मान लो डायरिया होता है, तो डायरिया से भी ये इंटेस्टाइनल कंटेंट कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। और जब डायरिया के द्वारा बाहर आएंगे तो उसके कारण भी क्या होगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन वोमिटिंग में नहीं होगा। मैं वोमिटिंग में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वोमिटिंग के जो कंटेंट हैं वो एसिडिक हैं, तो वो बाहर आएंगे तो एल्कलाइन होगा ना, तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे अगले बार। तो सिंपल सी बात होगी कि इलियोस्टोमी हो या फिर डायरिया हो, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इलियोस्टोमी, इसमें लिखाई भी है मैंने इलियोस्टोमी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फैटी DIS। तो एस फॉर मैंने आपको कराई दिया अभी, सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई, डायरिया के कारण क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने समझा। इसके बाद आता है आर्म, ARM, ए फॉर एस्पिरिन। एक तो एस्पिरिन है और एक क्या है दोस्तों, एडिसन डिजीज है। ठीक है, ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, आपको कहीं भी ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी की है या कहीं भी आपको कहीं से ढूंढ के लाया हूँ, मैंने खुद में बनाई है, बैठ के आप लोगों के लिए बनाता हूँ ये सब चीजें, कि आप लोगों को कम मेहनत करनी पड़े। क्योंकि मुझे तो सिर्फ पढ़ाना है, जैसे मालूम मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को तो पूरा चीजें याद भी करनी होती है, तो आप ट्रिक बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा आपका, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम कंज्यूम हो।
एस्पिरिन जो है ना दोस्तों, आपको सबको पता है कि भाई एस्पिरिन शुड नॉट बी गिवन बाई एम्प्टी स्टमक। ठीक है, एम्प्टी स्टमक से हम नहीं दे सकते ऑन एम्प्टी स्टमक। क्यों नहीं दे सकते ऑन एम्प्टी स्टमक? क्योंकि बिकॉज एस्पिरिन नेचुरली एसिडिक, इसका नेचर ही एसिडिक है। एस्पिरिन जो है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि दिस इज एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। एस्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ से ये बनता है कि एस्पिरिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ ड्रग बताना है उसका। कल मैंने एक पीएच वाला क्वेश्चन दिया था, कल का मैं एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ हल्का सा, अगर मिल जाए तो मुझे। ये नहीं था दिस वन। इसमें मैंने पूछा था, कुछ बच्चे तो मतलब बहुत तेज घबरा गए। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, मैंने इसलिए दिया था कि आप कहीं कंपनसेशन के चक्कर में नहीं पड़ो। कुछ बच्चों ने क्या देखा, यहाँ पर 7.37 दे रखा है। अब 7.37 देकर बच्चों के दिमाग में क्या आ गया कि भाई फुली कंपनसेटेड है। भाई फुली कंपनसेटेड है ये किसी पर्सन की नॉर्मल जो पीएच होती है ना बॉडी के अंदर, जरूरी थोड़ी कि हर बल की कंपनसेशन है। हो सकता है कि ये पीएच क्या है नॉर्मल है। फुली कंपनसेटेड होता तो इनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम होती ना। अब पीसीओ2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 35 से 45, 38 है। और एसपीओ3 का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 22 से 27। ये भी नॉर्मल है। अरे भाई सब चीजें नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल चाहिए चाहिए तो क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल एबीपी है ये। लेकिन बच्चों ने दिमाग लगा लिया 7.37 इधर। इन दोनों को भी तो मैंने बताया था ना कि ये भी अब नॉर्मल होंगे, लेकिन ये तो दोनों ही क्या है दोस्तों? नॉर्मल है। ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं ना, उनको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने क्वेश्चन करवा दिए, सारे क्वेश्चन उनके सोल्व हो रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने किया वो सोल्व नहीं हो रहा वो मेरे से, क्योंकि उन्होंने तो वो तो आंसर निकाल रहे हैं भाई क्या प्रेशरोसिस होगा, एल्कोसिस होगा। अब वो बाद में करेंगे यार सर की ट्रिक खराब है, हो ही नहीं रहा तो। भाई ये नॉर्मल पीएच है, नॉर्मल पीएच में क्या मैं इम्बेलेंस कहाँ से ला दूं आप लोगों को? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों डेक्सट्रोज का। डेक्सट्रोज का देखो आपको एग्जाम में अगर वो ऑप्शन में अगर 3.4 देता है ना किलो कैलोरी पर ग्राम, तो इसका आंसर आएगा 3.4। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कंसिडर करके अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन में 3.4 नहीं हो तो फिर वो 4 दे। ठीक है, तो बेस्ट जो आंसर जाएगा फर्स्ट वो 3.4 जाएगा, और अगर नहीं दे रखा ऑप्शन के अंदर तो फिर 4 पीएससीएल जाएगा पर ग्राम। 4। ठीक है, ध्यान रखो। चलो वापस आते हैं। फैटी डाइट हो गया, ये हो गया एस्पिरिन का। इसके बाद है दोस्तों एडिशन डिजीज। ए फॉर एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के अंदर क्या होता है भाई? ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मिनरलोकोर्टिकोइड क्या हो जाते हैं दोस्तों? कम हो जाते हैं। कुछ बच्चों को पता क्या रहता है, वो गलत समझ लेते हैं, तो उसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर एड लिखा हुआ है, बट एड का मतलब यहाँ पर कम है, उल्टा है। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। एडिशन के अंदर चीजें क्या होती है? कम होती है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है या क्यूसिंग सिंड्रोम होता है, इनके अंदर चीजें क्या होती है? बढ़ी। इसमें क्या होता है दोस्तों एक्चुअली में, भाई हाइड्रोजन आयन का जो एक्सक्रिएशन है ना, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये हार्मोन, मेनली मिनरलोकोर्टिकोइड। ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड मेनली क्या करते हैं दोस्तों? जो हाइड्रोजन आयन का बॉडी से क्या करवाते हैं दोस्तों? एक्सक्रिएशन करवाने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोजन आयन का यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएशन करवाने में क्या करते हैं? हेल्प करवाते हैं। अब एडिशन डिजीज के अंदर ये हार्मोन क्या हो गए? कम हो गए। मिनरलोकोर्टिकोइड कम हो गया, एल्डोस्टेरोन कम हो गया। अब मिनरलोकोर्टिकोइड कम हो गए, एल्डोस्टेरोन कम हो गए, तो हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकल पा रहे। हाइड्रोजन आयन जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? बढ़ेंगे। और जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे उसके कारण क्या डेवलप होगा दोस्तों? मेटाबॉलिक। तो हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं क्या? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन के डिक्रीज होने के कारण, हाइड्रोजन आयन के डिक्रीज होने के हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या नहीं हो पाता दोस्तों? एक्सीलेशन नहीं हो पाता, बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? मेटाबॉलिक। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है दोस्तों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन क्या होती है? डेवलप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है दोस्तों दैट इज, ए हो गया ना, आर आएगा। तो नेक्स्ट है आर।
R4 होती है यहाँ पे रीनल इनसफिशियंसी। सेम वही कंडीशन भाई, रीनल इनसफिशियंसी मतलब किडनी काम नहीं कर रही है। कोई भी डिजीज कंडीशन ले लेना आप किडनी, अगर किडनी कोई चीज को बाहर नहीं निकाल पा रही है बॉडी से, तो रीनल इनसफिशियंसी कहलाती है। डायरेक्टली सिंपल वर्ड में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो दोस्तों रीनल इनसफिशियंसी हुई, हम जानते हैं कि रीनल जो मैकेनिज्म है ना, एसिड बेस इम्बैलेंस की परमानेंट जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है, रीनल मैकेनिज्म। और रीनल मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। एक मैंने आपको बताया था सोडियम डाई हाइड्रोजन फोस्फेट के द्वारा हाइड्रोजन आयन बॉडी से क्या होते हैं दोस्तों, आउट होते हैं। और एक क्या बताया था मैंने आपको, अमोनिया हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमोनियम, और अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाता है। और अमोनियम क्लोराइड के द्वारा भी हाइड्रोजन आयन बॉडी से क्या होते हैं, आउट होते हैं। अब मान लो किसी भी पर्सन को रीनल इनसफिशियंसी हुई, तो रीनल इनसफिशियंसी होने के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन जो आयन है दोस्तों वो बॉडी से आउट नहीं हो पाएंगे। बॉडी से हाइड्रोजन आयन आउट नहीं हो पा रहे, तो हाइड्रोजन जो आयन है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और हाइड्रोजन आयन अगर इंक्रीज होंगे तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस कंडीशन के कारण क्या होती है दोस्तों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों माल न्यूट्रिशन। माल माल न्यूट्रिशन भी जस्ट इनडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसी की तरह काम करता है। माल न्यूट्रिशन होगा तो बॉडी जो है ना दोस्तों, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, कहीं से भी लेगी बॉडी न्यूट्रिशन। तो बॉडी जो न्यूट्रिशन लेगी तो वो कहाँ से लेगी दोस्तों, फैट से लेगी। तो फैट का डाइजेशन होगा, और फैट का जब डाइजेशन होगा तो उसके कारण से क्या होगा दोस्तों, कीटोन बनेंगे, कीटोन बॉडीज बनेंगी। और कीटोन बॉडीज अगर बनेंगी तो कीटोन बॉडीज बनने के कारण क्या होगा, एसिडोसिस डेवलप होगा। कीटोन बॉडीज बनने के कारण क्या होगा, एसिडोसिस डेवलप होगा। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन में लैक्टिक जो एसिड है ना दोस्तों, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर रूप से कार्बोहाइड्रेट जितना मात्रा में मान लो बॉडी मिल रही है उसका सही प्रकार से डाइजेशन होने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है मान लो के अंदर। या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हम जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो इसके कारण लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण भी क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं। और हाइड्रोजन आयन के बढ़ने के कारण क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने किस प्रकार से आपको समझा, ठीक है। एक लाइन में सारे बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इसमें वो नहीं रहे। पहला फैटी डाइट, फैटी डाइट लोगे कीटोन बॉडी ज्यादा बनेंगे। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में कीटोन बॉडी ज्यादा बनेंगे क्योंकि ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी फैट का डाइजेशन होता है। इलियोस्टोमी के अंदर जो SO3 कंटेंट वो बाहर जाएगा, तो इसके कारण हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा रहेंगे। इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट पे शिफ्ट होंगे और लैक्टिक एसिड बनेगा। सीवे डायरेक्ट के अंदर भी कंटेंट बाहर जाएंगे। एस्पिरिन खुद एसिड साइक्लिक एसिड है। एडिशन डिजीज के अंदर हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएट नहीं हो पाएंगे। रीनल इनसफिशिएंसी में हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएट नहीं हो पाएंगे। और माल न्यूट्रिशन में कीटोन बॉडी और लैक्टिक एसिड का बनता है ज्यादा। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, कोजेज हो जाएंगे, जिनके कारण क्या होता है आपके ये देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या क्या होता है, ठीक है। क्या क्या होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर, मेटाबॉलिक जो एल्कलोसिस की अगर जो कंडीशन बनती है तो सबसे पहले तो आपको ट्रिक से आना है। फैटी डिसऑर्डर ने हबाइड को, किसको गिफ्ट किया, हबाइड को किया। तो HBID और E, फैटी डिसऑर्डर ने हबाइड को अपाची बाइक फुल होप से ट्रिक को मत भूलिए। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, आप ये बात बताओ, सेम मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के जो कोजेज उनसे जो ऑपोजिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे थे, ठीक है, या HCO3 कम हो रहा था। तो यहाँ पर भी ये होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, कम होंगे, या फिर HCO3 क्या होगा, यही चीजें होंगी। अब H4 क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये भी लिखा हुआ सकता है, या फिर ऐसे नहीं लिखा होगा तो कौन सा सिंड्रोम भी लिखेगा, क्योंकि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इज आल्सो नोन एज कौन सिंड्रोम। B4 क्या आएगा दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांस। I4 होता है दोस्तों इंजेक्शन ऑफ बाई कार्बोहाइड्रेट, सॉरी बाई कार्बोनेट, वहां पर कार्बोहाइड्रेट था, बाई कार्बोनेट, इंजेक्शन ऑफ बाई कार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट का क्या करना, फिल्ट्रेशन करना। तो डी फॉर दोस्तों डाईयूरेटिक्स, डाईयूरे। तो ई फॉर आएगा दोस्तों वॉमिटिंग, वहां पर मैंने आपको समझाया था, वहीं पर बताया था, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेसिव वॉमिट। इस प्रकार से आप इसको याद रखें। कुछ चीजों को थोड़ा सा स्टार लगा लेना, जैसे सीवियर डायरिया पे हाईलाइट कर लेना, क्योंकि सीवियर में एस है लेकिन फिर भी डायरिया आ रहा है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी आपके दिमाग में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भाई ई है, फिर कहीं आप ई वाला ढूंढने लग जाओ, तो लेकिन यहाँ पर है वॉमिटिंग है, ठीक है। और इस जगह पे याद रख लेना एस है लेकिन फिर भी क्या सीवियर डायरिया है, तो हाईलाइट कर लोगे तो आपको दिमाग में रहेगी ये चीज कि भाई एस था वहां पर ई है लेकिन फिर भी क्या है वॉमिटिंग है, क्योंकि ट्रिक बनानी है तो थोड़ा सा तो समझ से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उनके कोजेज पढ़ते हैं लोग। सबसे पहले हाइपर एल्डोस्टेरोन, अब इतना टफ नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया ना आपको, तो इतना नहीं लगेगा। हाइपर एल्डोस्टेरोनेज, हाइपर एल्डोस्टेरोनेज, हाइपर मतलब ज्यादा, और एल्डोस्टेरोन मतलब एल्डोस्टेरोन, तो मतलब कि एल्डोस्टेरोन का ज्यादा होना। एल्डोस्टेरोन जब ज्यादा होगा ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रिएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइड्रोजन आयन का वहां पर क्या हो रहा था, रिटेंशन बढ़ रहा था कम होने के कारण, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रिएशन इंक्रीज होगा ना दोस्तों, तो हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, कमी होगी। कमी होने के कारण हाइड्रोजन आयन मेटाबॉलिक के लिए जरूरी है, तो ये क्या होगा, एल्क्लोसिस होगा। इसके कारण क्या डेवलप होगा, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला देखते हैं, इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ आपको समझने में। ये सबसे बड़ा मतलब जो कंफ्यूजिंग है ना, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ही आता है, क्योंकि बच्चे है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमेशा एसिडोसिस से ले लेते हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ कि क्या कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। बी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली में हम भाई आरबीसी जो है उनका ब्रेक डाउन नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर केमिकल्स मिलाते हैं, ताकि आरबीसी की जो सेल्फ लाइफ वो क्या हो जाए दोस्तों, इंक्रीज हो जाए, सेल्फ लाइफ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो उसको हम किस नाम जानते हैं, जो आरबीसी पैक आता है, पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल। किसी पर्सन को मान लो कि एनीमिया है, कुछ कंडीशन में क्या देते हैं उसको, पीआरबीसी देते हैं, ताकि जो आरबीसी वो बड़ी हीमोग्लोबिन बढ़े। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों आपको पता है कि हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, सेल्फ लाइफ मिलाने के लिए हम सिट्रिक एसिड देते हैं। तो एक्चुअली में दो चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी और एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, है ना। जो काम की चीज है वो तो बताऊंगा, साथ में एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो एक तो देते हैं हम सीडीपीए। सीडीपीए के अंदर क्या होता है, सी फॉर सिट्रेट, ठीक है। डी फॉर क्या होता है, सी डी पी देते हैं, सीपीडीए होगा ना, ये देखना सीपीडीए, सी फॉर सिट्रेट, क्योंकि फुल फॉर्म याद है ना मुझे, उस हिसाब से सीपीडीए, सिट्रेट, फॉस्फेट। और डी फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेक्ट्रोज। और ए फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिनिन। ए फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, एडिनिन। तो सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडिनिन हम क्या करते हैं, मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली हम इसी को यूज करते हैं, उससे जो आरबीसी की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 35 दिन तक बनी रहती है। 35 दिन तक आरबीसी क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन नहीं होता और काम आता है, ठीक है। ए फॉर एडिनिन है यहाँ पे ना, एडिनिन। तो सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडिनिन, ये जो सिट्रेट है ना दोस्तों, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है दोस्तों आपका एल्कोलिसिस। अब यही तो कंफ्यूजन है ना बच्चे, आप लोगों के दिमाग में सबके नहीं आ रहा हो सर, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रेटिक सिट्रिक एसिड। तो लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब हम ये सिट्रेट देते हैं ना, तो ये क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये किसके अंदर चेंज हो जाता है दोस्तों, ये सिट्रिक एसिड है ना, एक्चुअली में HCO3 के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर किसी चेंज होता है, ये HCO3 के अंदर चेंज होता है। हमारी बॉडी के अंदर किसी चेंज होता है, ये HCO3 बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज होता है। और बाइकार्बोनेट कभी भी बढ़ेगा ना, तो उसके कारण क्या होगा, एल्कोलिसिस, के कारण क्या होगा दोस्तों, एल्कोलिसिस होता है। ये रीजन होता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, एल्कोलिसिस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम सीपीडीए ही यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सीपीडीए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, है तो सिट्रिक एसिड, लेकिन सिट्रिक एसिड का मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट में होता है। तो बाइकार्बोनेट बढ़ता है, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो एल्कोलिसिस होगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा दोस्तों, क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा, नहीं एसिडोसिस देखने को मिलेगा। एक चीज और यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब हमें एसिडोसिस एल्कोलिसिस से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। एक दो चीज यूज करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं SAGN। क्या यूज करते हैं, SAGN यूज करते हैं। एस फॉर सेलाइन, ए फॉर यहाँ पर भी एडिनिन था, यहाँ पर भी एडिनिन आएगा। जी फॉर यहाँ पर डेक्सट्रोज दे रहे थे, यहाँ पर ग्लूकोज दे दो, ग्लूकोज।
और यहाँ पर एम फॉर मैनिफोल्ड, चार चीजें इसके अंदर रहती हैं। ये थोड़ा सा सेल्फ लाइफ को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो पीआर को ब्रेक डाउन नहीं होता कितने दिन तक, 42 दिन, 42 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, मान लो ऐसे जीएम का यूज किया जाता है तब। मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, सीपीडीए यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सीपीडीए ही क्या करते हैं। ठीक है, बस देख लेना सीडीपीए है या सीपीडीए, मेरे हिसाब से सीपीडीए ही होना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये सीपीडीए ही होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी पेशेंट के अंदर होगा, इसके कारण क्या डेवलप होगा दोस्तों, आपका मेटाबॉलिक एल्कलिसिस डेवलप होगा। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके बाद क्या है। ठीक है, हाइपर एल्यूसिनेशन हो गया, ये हो गया। इन इंजेक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है भाई, आप किसी भी फॉर्म में पर्सन को बाइकार्बोनेट दोगे, ठीक है, ओरल फॉर्म में दे रहे हो, आई भी दे रहे हो, भाई सिंपल बात है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसका नेचर एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन है और मेटाबॉलिक नेचर भी होता है, तो मेटाबॉलिक क्या होगा, एल्कलिसिस होगा। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स ज्यादा देने के कारण भी क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन जो आयन क्या होने जाता है बाहर, एक्सक्रीशन होने लगता है। ठीक है, तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे बॉडी से, ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा जाएंगे, नेचर क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, मेटाबॉलिक। और एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग मैंने आपको वही समझा दिया, तो गैस्ट्रिक जो कंटेंट होते हैं दोस्तों, उनके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है। ठीक है, अब मान सकते हो कि हमारे कोई स्टमक के अंदर एचसीएल पाया जाता है, एचसीएल इज फाउंड बाय हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वोमिटिंग क्या होगी, वोमिटिंग होगी तो गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आएंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट जब बाहर आएंगे तो हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, और हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, एल्कलिसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, एल्कलिसिस। तो इसके कारण क्या डेवलप होगा, मेटाबॉलिक एल्कलिसिस डेवलप होगा। इसके कारण क्या डेवलप होगा, मेटाबॉलिक एल्कलिसिस क्या होता है, डेवलप। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या था, फैटी डिसऑर्डर में हबाइड को अपाचे बाइट। अब नेक्स्ट है दोस्तों रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट क्या था, रेस्पिरेटरी को, रेस्पिरेटरी लिख लो। अब हम रेस्पिरेटरी लिखेंगे, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। पहले एसिडोसिस लेंगे फिर एल्कियोसिस, ये भी हमेशा ध्यान रखना, एक नंबर के ऊपर कर देना ये। ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर है ACH और E। ठीक है, अपाचे, और एक बाइक भी तो है, तो बाइक से बाइक लिख लो, बी लिख लो, है ना। चलो बाइक लिखो, तो याद रहने, तो याद रहने। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा एसिडोसिस में भाई, रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू CO2 कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बस सिंपल बताऊंगा आपको एक ट्रिक, और कुछ नहीं करना इसमें, कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, सिंपल है कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, मतलब ये CO2 इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, और एसिडोसिस के अंदर CO2 की जो अमाउंट है दोस्तों क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो अब CO2 क्या हो गया दोस्तों, ज्यादा हो गया, तो उसके कारण को क्या डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होगा मतलब। अब रेस्पिरेटरी जितनी भी जो डिजीजेज हैं वो लिख दो, उनके कारण CO2 डेवलप होगा। डिजीजेज रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, अब देखो यहाँ पे डिजीज तो मैं पढ़ाई भी नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि हमें एक टॉपिक पे रुक नहीं सकते ना फिर हम। तो एटीलैक्टेसिस, एटीलैक्टेसिस डेवलप होगा, इसके कारण भी होगा। P4 क्या क्या हो सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है वो डेवलप होगा। या फिर क्या लिखा हुआ आएगा, न्यूमोथोरेक्स भी आ सकता है, न्यूमोथोरेक्स, या फिर न्यूमोनिया, या फिर लिख लो न्यूमोनिया। हो गया। A4 एजमा, ठीक है, जिसको अस्थमा बोलते हैं, एजमा अस्थमा वो भी। ठीक है, C4 बताओ, COPD, COPD। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने वाली जो ड्रग्स हैं दोस्तों वो हम यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कि सिडेटिव है, एनेस्थेटिक एजेंट वो हम यूज करते हैं। उस कंडीशन के अंदर होगा क्या भाई, उस कंडीशन में ये होगा कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेंगे। रेस्पिरेटरी जो सेंटर है दोस्तों वो डिप्रेस होगा, तो उसके कारण से रेस्पिरेटरी रेट कम होगी, जितनी जो CO2 बॉडी बाहर निकाल पाती होगी, नहीं निकाल पाएगी। मतलब CO2 बाहर नहीं निकलेगी तो CO2 की जो अमाउंट होती है वो बढ़ेगी, तो CO2 की अमाउंट बढ़ेगी, जिसके कारण रेस्पिरेटरी क्या होगा, डेवलप। इसके अलावा दोस्तों वही चीज हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन तो वही चीज है ना भाई, अगर आप मान लो हाइपोवेंटिलेट करोगे, मतलब जितनी आपकी रेस्पिरेटरी रेट उससे कम है, जितनी आपकी डेप्थ है वो भी क्या है, कम है, रेट भी कम है और डेप्थ भी कम है, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम भी कम है, 5 की जगह 4 निकाल दो। तो दोस्तों रेट भी कम है, डेप्थ भी कम है भाई, बॉडी ऑक्सीजन को देती है, CO2 को बाहर भी निकालती है, तो CO2 को जितना बाहर निकाल पाएगी उतना नहीं निकाल पाएगी ना, अगर हाइपोवेंटिलेशन है। तो हाइपोवेंटिलेशन के कारण क्या होगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी होगा। ठीक है, E4 लिख लो, एम्फाइसीमा। E4 क्या लिख लो, एम्फाइसीमा, सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो। B4 दोस्तों ब्रेन ट्रोमा, वही चीज है दोस्तों, ब्रेन का अगर कोई भी ट्रोमा होता है, तो मान लो कि रेस्पिरेटरी सेंटर का ट्रोमा हो गया, तो
डिप्रेशन में काम करेगा, वो काम नहीं करेगा तो फिर जो वो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, बस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखने हैं और CO2 को क्या करना है, तो एक दो इसके अंदर आपको याद रखने हैं, जो जो थोड़ा सा आप समझना है। एक तो ब्रेन जो प्रेमा है वो याद रखना है, एक सेंट सिस्टम पे जो डिप्रेशन है वो याद रखना है। बाकी की चीजें तो आपको क्लियर है, मुझे बताने की जरूरत ही आपको नहीं है बाकी ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बचा रेस्पिरेटरी एल्कुएशन, फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, बस उसका जस्ट ऑपोजिट करना है भाई। रेस्पिरेटरी अगर एल्कलोसिस होगा, ठीक है, मैंने ट्रिक्स तो लिख दी थी ना उसमें, हाँ, एल्कलोसिस होगा तो जो CO2 है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सब वो चीजें लिखनी है, वो कारण लिखने हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं देखो भाई, उसने अपाचे किससे दी थी, उसको फुल होप से दी थी, तो बस फुल होप इतनी याद रखनी, ये भी याद नहीं है, बहुत सिंपल। एक तो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा, फीवर, और एक C4 आएगा पेन। ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों ही चीजों के अंदर क्या होगा दोस्तों, कि जो बॉडी की BMR है, मेटाबॉलिक जो रेट है, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है दोस्तों, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये BMR जो स्टिमुलेट करता है, BMR इंक्रीज होती है तो सभी चीजें एक्टिविटी बढ़ती है, तो रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो CO2 है ना दोस्तों, वो भी आउट होना ज्यादा होगी। ठीक है, जब बॉडी से CO2 ज्यादा आउट होगी तो CO2 क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी, इसके कारण क्या डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी क्या होता है डेवलप। इसके अलावा दोस्तों हाइपोक्सिया, अभी समझाऊंगा आपको सर हाइपोक्सिया में कैसा होगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा मुझे पता है। हाइपोक्सिया, हिस्टीरिया और हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, देखो हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि भाई बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ना दोस्तों, वो स्टिमुलेट होगा, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन समझने की जरूरत पड़ेगी। हाइपर वेंटिलेट करेगा तो CO2 को ज्यादा बाहर निकालेगा, CO2 को जब ज्यादा बाहर निकालेगा दोस्तों, इसके कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी हेल्थ। हिस्टीरिया क्या है दोस्तों, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर पर्सन क्या करने लग जाएगा, विग्रस ब्रीथिंग करने लग जाता है, जोर जोर। ठीक है, जैसे एक्टिंग कर रहा हूँ ना उसको तेज तेज वो करेगा, तो उसको फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट नहीं हो, साइकोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। तो विग्रस ब्रीथिंग करता है, तेज ब्रीथिंग करता है, उस ब्रीथिंग के साथ में वो गहरी गहरी सांसें लेगा, उसके साथ CO2 को क्या करता है, वो आउट करता है। इसके कारण से क्या होता है, हिस्टीरिया के कारण भी ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस दोस्तों वो कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, O4 जो कि हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ये, ओवर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बाई मैकेनिकल वेंटिलेटर। जब पेशेंट दोस्तों मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हो, उसको जरूरत से ज्यादा अगर आप वेंटिलेट कर रहे हो तो उसकी कंडीशन ज्यादा मात्रा में क्या निकाल रहे हो, CO2 बाहर निकाल रहे हो। तो ज्यादा मात्रा में अगर CO2 बाहर निकलेगी तो इसके कारण क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी होगा, क्योंकि CO2 की क्या होगी, कमी आ जाएगी। तो CO2 की कमी आएगी तो पेशेंट को क्या डेवलप होगा, तो रेस्पिरेटरी डेवलप होता। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें समझने लायक हो और जो आपको समझ में नहीं आई है, मुझे तो लगता नहीं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उसको समझाने की, तो आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार हमारे। ऐसे है ना, ट्रिक से याद हो जाती है। अब इन इन सभी ट्रिक को जहाँ पढ़ते हो ना, अपनी टेबल टेबल के सामने चिपका लो। सारी ट्रिक को इस प्रकार से 4 भागों में बांट लो, चारों को लिख लो। डेली एक बार देख लिया करो, 2 मिनट का टाइम निकाल कर। कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में भी, कभी आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा ना तो आप ये कहोगे कि सर, ये कहोगे कि सर ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तो। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि इसमें मुझे सब चीज आती है, आप ये कहोगे यही टॉपिक पढ़ाओगे फिर आप, ये देखिए। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई थी भाई, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। अब रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के क्या क्या होते हैं कारण, तो कारण में हमने आपको बताया कि उसी ट्रिक से याद रखना है। तो फैटी डिसार्म ने हबाइड को अपाचे बाइक फुल होप से दी, तो फुल होप। ठीक है, क्या है, फुल होप। तो फुल होप जो है दोस्तों, F फॉर फीवर, C4 क्या हो गया, पेन,
H4 मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों आपको, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन। और O4 क्या बताया था मैंने, ओवर वेंटिलेशन, मतलब कि ज्यादा वेंटिलेशन। अब ओवर तो लिखा हुआ नहीं आएगा ना, तो भाई सेम उसमें ये पता हो कि भाई बच्चे जो एडवांस रिव्यू देखते हैं उसमें ओ लिखाया है तो वो ही दे दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ओ का मतलब ओवर, ओवर मतलब एक्सेसिव, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, राइट आंसर। एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन के कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, लिख लो, लिख लो एक्सेसिव, या सारे कोड लिख लेना आप चाहो तो, ठीक है, आप लिख लेना, मैं तो यही लिखा देता हूँ, एक्सेसिव वेंटिलेशन के कारण, वेंटिलेशन का मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन लिख सकते हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन लिखा था ना हमने। तो एक्सेसिव मैकेनिकल, मैकेनिकल वेंटिलेशन के कारण, वेंटिलेशन के कारण पेशेंट को रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप हो सकता है, डेवलप हो सकता है, ठीक है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरा मन है ना ऐसे नहीं करता, मैं चाहूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत कम ट्यूशन करवा पाता हूँ आपकी क्लास में, पर दोस्तों एक बात बताओ, मैं आपको सिर्फ एक कोर्स का पढ़ा देता कि भाई मैकेनिकल वेंटिलेशन का ये होता है, तो क्या ये आपके साथ वो होता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भाई ठीक क्वेश्चन मैंने एक करवाया हूँ, लेकिन सोचो आप कितने क्वेश्चन हो गए, आपके सारे जो कोजेज है ना वो इससे क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एसाइटिस, ठीक है दोस्तों, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है अंदर अच्छे से जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है। हु इज रिसीविंग एल्यूमिन, उस क्लाइंट को हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, एल्यूमिन दे रहे हैं। बोथ इन्फ्यूजन रेट एंड ओरल फ्लूइड्स इनटेक शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हैव द ग्रेटेस्ट थेरेपेटिक। ऐसे पेशेंट के अंदर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हम जानते हैं किसी भी पेशेंट को हम एल्यूमिन देंगे तो एल्यूमिनिक प्रोटीन, ठीक है, एल्यूमिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, चलो ए लिख देता हूँ, एल्यूमिन, एल्यूमिन क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन जो प्रेशर बनाती है उसे किस नाम से जानते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब एक्सेसिव जो फ्लूइड है उसको खींचना भी तो है ना एसाइटिस के कारण, तो हमने ये दिया, तो ये देने के कारण क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से जो भी फ्लूइड है इंटरस्टिशियल स्पेस से, वो सारा फ्लूइड क्या कर लेगा दोस्तों, अपने पास ले आएगा। इसके कारण क्या हो सकता है, फ्लूइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब आप एकदम से बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट बढ़ा दोगे ना, तो जो हार्ट है ना उसको दिक्कत होगी, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, पर्सन को क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि हार्ट को तो नहीं पता ना एकदम से, वो सोचेगा इतना फ्लूइड आ कहाँ से गया, उसको कंपनसेट करने में क्या होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी। तो हमें प्रोटीन हम दे रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि एकदम से दे दी और एकदम से उसने सारा फ्लूइड खींच लिया, ठीक है, बॉडी अकोमोडेट ही नहीं कर पाई है, बॉडी बैलेंस ही नहीं बना पाई। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहली चीज तो हम भाई स्लोली देते हैं, स्लोली देते हैं, आई रेट क्या रखते हैं एल्यूमिनियम की, स्लोली देते हैं, ताकि स्लोली अगर हम देंगे धीरे धीरे जो जाएगा तो धीरे धीरे प्रोटीन जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे को खींचेगा, एकदम से शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अब अगर हम बाहर से देखो, एक तो वो फ्लूइड को इधर से खींच रहा है, कहाँ से खींच रही है, प्रोटीन इंटरस्टिशियल स्पेस से, तो ब्लड के अंदर सारा फ्लूइड जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। एक आपने क्या किया, बाहर से पानी पिला रहे हो उसको दमादम कि लो 3-4 लीटर पानी पियो। अब वो ज्यादा मात्रा में दोस्तों मान लो पानी पी रहा है, तो उसके कारण वो पानी भी कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। अब ब्लड के अंदर एकदम से क्या होगा, एकदम से आपने प्रोटीन दे दी, एकदम से इंटरस्टिशियल स्पेस से वो खींचेगी फ्लूइड को, एकदम से अपने बॉडी में भी पानी दे दिया, वो भी ब्लड के अंदर जाएगा, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन के अंदर, भाई आपको इस कंडीशन में ये करना है कि आप जो भी चीज दे रहे हो ना वो स्लो दो, और फ्लूइड कुछ समय के लिए रोक लो, क्योंकि अभी जो फ्लूइड में तो कमी नहीं आएगी ना, क्योंकि फ्लूइड को कहाँ से मिल रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस से सारा फ्लूइड मिल रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आईवी रेट को स्लो रखेंगे, और जो फ्लूइड इनटेक है ना दोस्तों उसको क्या रखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं, ताकि ज्यादा ओवरलोड नहीं है, ज्यादा ओवरलोड नहीं, ओवरलोड होने के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, हार्ट फेलियर हो सकता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, स्लोली आईवी रेट रखते हैं और रेस्ट्रिक्टेड क्या देते हैं इसको, फ्लूइड इनटेक। पहला ऑप्शन दे रखा है स्लो आईवी रेट, बिल्कुल सही दे रखा है। लिबरल फ्लूइड इनटेक, बहुत सारे फ्लूइड इनटेक हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल गलत।
रैपिड आईवी रेट नहीं, रैपिड आईवी रेट हम नहीं देंगे। विद हेल्ड फ्लूइड इनटेक, चलो ये सही है। रैपिड आईवी रेट नहीं देंगे, मॉडरेट फ्लूइड इनटेक। हम फ्लूइड इनटेक को क्या करते हैं दोस्तों, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसमें। तो लिखो एसआईटीज के क्लाइंट को, एसआईटीज के क्लाइंट को, एसआईटीज के क्लाइंट को एल्ब्यूमिन देने के दौरान, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन स्लो रेट से देना चाहिए। चल के लिखो, एल्ब्यूमिन स्लो रेट से देना चाहिए, देना चाहिए, देने चाहिए, तथा उस दौरान, उस दौरान फ्लूइड, दौरान फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग सीरम एल्यूमिन। ये एल्यूमिन के पीछे पड़ गए भाई, बार बार एल्यूमिन नहीं आ रहा है, कई सारे क्वेश्चन हो गए ना, पिछली क्लास में शायद एक क्वेश्चन। व्हाट थेरेप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एंटीसिपेट, बता दिया मैंने आपको, अभी समझाया था दोस्तों। देखो एल्यूमिन देंगे, एल्यूमिन देंगे तो एल्यूमिन के प्रोटीन, एल्यूमिन क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। और जो प्रोटीन जो है दोस्तों, वो क्या काम करेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड को खींचेगी। क्यों खींचेगी, क्योंकि एल्यूमिन प्रोटीन है, प्रोटीन जो प्रेशर बनाती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, ऑनकोटिक प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिन जो है दोस्तों, वो ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करती है दोस्तों, मेंटेन करती है। तो इसके कारण ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेंटेन होगा। तो इसके कारण ये क्या काम करती है, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या काम करती है, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइम ए नर्स शुड अलाउ एन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इनफ्यूज। एक नर्स है दोस्तों, वो क्या काम कर रही है, आप मान लो आईवी फ्लूइड लगा रहे हो, आप आप आज आए और आपने आईवी फ्लूइड लगाया। अब आपसे मैं ये पूछूं कि भाई ये आईवी फ्लूइड कितनी देर तक आप लगा सकते हो, कितनी देर तक टंगा रहेगा। ठीक है, जैसे आपने मान लो आज स्टार्ट कर दिया और उसको हो गए मान लो 24 घंटे हो गए, अब कल भी वही फ्लूइड आपको टंगा हुआ मिलेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस फ्लूइड को आप कितनी देर तक टंगे हुए रख सकते हो, बस ये बता दो मुझे, आप कितनी देर तक इस फ्लूइड को आप क्या रखोगे, टंगा हुआ रखोगे। ये इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, मतलब दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम इन नर्स शुड अलाउ एन आई बैग सॉल्यूशन टू इनफ्यूज। इनफ्यूज होने का मतलब आपने पेशेंट को लगा रखा है, मान लो कि आज आपने, मैं एग्जाम्पल में समझा, आज आपने 9 बजे लगाया इस फ्लूइड को, और अगले दिन आए आप, ड्यूटी करके चले गए आप, अगले दिन आए वही बैग मिला आपको, और वो 10 बजे मिला। अब 10 बजे तक वो बैग ही चल रहा है, तो क्या चीज सही है, कैसा होना चाहिए। फिर आपने मान लो बिल्कुल स्लो लगा रखा था, बिल्कुल स्लो, और वो पूरा ही नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे इस कंडीशन के अंदर, एक तो बल्ब को तेज कर दोगे या उसको डिस्कार्ड करोगे, क्या करोगे आप। तो दोस्तों इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो और दूसरा एक कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, कि भाई आप किसी भी पेशेंट को आईवी बैग का मतलब आईवी फ्लूइड की जो बैग है ना, वो ये मान लो आईवी बैग फ्लूइड है, ये पेशेंट की लग रहा है, तो ये आईवी बैग है, ये आईवी बैग नॉर्मल सलाइन कुछ भी लगा रखा है आपने, कितनी देर तक आप उसको एक ही फ्लूइड को आप दे रहे हो मान लो, तो आपको ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो फ्लूइड का बैग जो आपने लगा रखा है, इस बैग को मैक्सिमम कितने टाइम तक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये बैग टंगा हुआ है 4 दिन तक चल रहा है पेशेंट को, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है दोस्तों, प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई कितनी देर तक ये फ्लूइड टंग सकता है। तो थोड़ा सा देख लो, समझा देता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि भाई आईवी जो फ्लूइड है दोस्तों, आईवी सॉल्यूशन लिखा हुआ आएगा, तो आईवी सॉल्यूशन जो है उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर इन्फ्यूज, मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 24 घंटे। 24 घंटे से अगर ज्यादा हो गया ना, तो आप पे फ्लूइड चढ़ा हो या नहीं चढ़ा हो, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो आप इन्फ्यूज कर सकते हो वो कितना कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो। 24 घंटे के बाद कितनी भी महंगी दवाई हो, कुछ भी हो दोस्तों, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन भी हो जाएंगे। लेकिन मान लो टीपीएन हो, पेरेंटल न्यूट्रिशन हो, ठीक है, ऐसे आ जाए पेरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे रखा है ना, तो मैं वहां से आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में लिखा हुआ है कि भाई 12 से 24 घंटे, फिक्स 24 नहीं लिखा,
मतलब मैक्सिमम 24 घंटे आप रख सकते हो, एवरेज है 12 से 24। ठीक है, इन्होंने एक चीज और लिख रखी है भाई, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी क्या रखोगे तो वो भी इसमें लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है आईवी ट्यूबिंग का। आईवी ट्यूबिंग, आईवी ट्यूबिंग का मतलब भाई आपने मान लो कोई फ्लूइड लगाया है, जैसे मान लो यहाँ पर ये फ्लूइड टांगा है, इससे एक ट्यूब रहती है। ठीक है, आईवी ट्यूब, वो आईवी ट्यूब ही तो पेशेंट के, जैसे मान लो यहाँ पर कैनुला लगा हुआ है, कैनुला में अटैच करोगे, डायरेक्टली फ्लूइड को तो अटैच नहीं कर दोगे ना, तो ये क्या हो गया, आईवी ट्यूबिंग हो गई। तो ये जो आईवी ट्यूबिंग है ना दोस्तों, इसका यूज आप मैक्सिमम कितने टाइम तक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको जान के अचंभा होगा, मुझे पता है कि 24 घंटे ही होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन भाई एन प्लस के अंदर दे रखे कि अगर आप आईवी फ्लूइड लगा रहे हो ना, तो जो आईवी ट्यूबिंग है ना उसका यूज आप 24 से 72 घंटे तक कर सकते हो। आप देख सकते हो जाके, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर वो बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या 72 घंटे, लेकिन इन्होंने दे रखा था कि आप आईवी फ्लूइड लगा रहे हो 24 से 72 नहीं सिर्फ 96 आवर है ना, 96, 96 आवर तक मैक्सिमम, मतलब 96 आवर तक लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 96 आवर तक आप इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो 96 आवर। लेकिन दोस्तों अगर टीपीएन की है, अगर आपने टीपीएन लगाया है, पेरेंटल न्यूट्रिशन लगाया है, तो फिर 24 घंटे इस ट्यूबिंग को, फिर 24, मतलब एक तो आईवी फ्लूइड के लिए, एक टीपीएन के लिए। तो टीपीएन के लिए अगर आप जो आईवी ट्यूबिंग यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम 24 घंटे तक यूज करोगे, और अगर आईवी फ्लूइड के लिए लगाया है तो आप कितने यूज करोगे, 96 आवर्स तक क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के अपने भी कमेंट देना कि आपको क्या लगता है इस बारे में कि भाई आईवी फ्लूइड की ट्यूबिंग कितनी देर तक यूज। ठीक है, कई जगह तो ऐसे भी प्रोटोकॉल होते हैं कि एक बार एक फ्लूइड लगा, दूसरा लगेगा तो दूसरी ही आईवी ट्यूबिंग यूज की। ठीक है, चाहिए सिग्नल, लेकिन एक क्वेश्चन दे रखा है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हो जाके। तो उन्होंने लिख रखा है कि आईवी फ्लूइड की जो ट्यूबिंग है, आईवी फ्लूइड नहीं लिखा हुआ मैंने, ये मैं बता रहा हूँ कि आईवी फ्लूइड के अंदर अगर सिर्फ आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, और वो जो ट्यूबिंग है ना दोस्तों वो 96 आवर। अब आप ये मत कह देना सर टीपीएन गैस, सिंपल फ्लूइड की बात हो रही है, जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, ठीक है, आपका आरएल हो गया, ये सब चीजें, तो उसके लिए हम 96 आवर तक यूज कर सकते हैं, और अगर टीपीएन के लिए कर रहे हैं 24। चलो एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पर ही। नेक्स्ट, वेनी पंक्चर साइट। नेक्स्ट आती है दोस्तों वेनी पंक्चर साइट, मतलब जहां पर आपने कैनुला लगाया है, भाई कैनुला को कितनी देर में चेंज करना चाहिए, आपको क्या लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो वेनी पंक्चर साइट है दोस्तों, 72 से 96 घंटे तक, K1 से K2 3 दिन से लेकर 4 दिन हो गए, ये 3 दिन हो गए, ये 4 दिन, 3 to 4 डेज, 3 से और 4 दिन, 3 से और 4 दिन तक रखोगे, इससे ज्यादा कैनुला आप नहीं रखोगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप नहीं रखोगे दोस्तों, 3 से और 4 दिन तक रखोगे, इससे ज्यादा जो कैनुला है वो नहीं रखा। 3 to 4 डेज आएगा। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। पहला क्या बना दोस्तों कि भाई आप सिंपल आईवी सॉल्यूशन दे रहे हो, कुछ लिखा हुआ नहीं है, पेरेंटल न्यूट्रिशन कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आंसर क्या आएगा भाई, कोई भी फ्लूइड का जो बैग टंगा हुआ है उस बैग को आप 24 घंटे तक लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन से अगर दे रहे हो आप तो इस बैग को आपको 12 से 24। आईवी ट्यूबिंग दो प्रकार से, अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन वाली ट्यूबिंग है तो 24 घंटे, और अगर फ्लूइड वाली ट्यूबिंग है तो 96 आवर। और अगर दोस्तों वेनिपंक्चर साइड का पूछता है, वेनिपंक्चर जहां पर आपने कैनुअल लगाया है उस साइड से कितनी देर पैक करोगे, तो 72 से 96 घंटे में आपको चेंज करना पड़ेगा 3 से 4। वैसे हॉस्पिटल के अंदर जाते तो अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग क्या रहती है पॉलिसी, तो 72 घंटे अपनाते हैं, 8 घंटे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ अपना मेन। तो क्वेश्चन सिंपल दे रखा है, इसमें हमें कुछ मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल से दे रखा है। तो आई बैग का सॉल्यूशन है, उसको इंक्लूड मैक्सिमम कितने टाइम इंक्लूड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 24 आवर तक इंक्लूड, मैक्सिमम 24 आवर तक हम क्या कर सकते हैं, तो लिख लो। देखो आईवी बैग सॉल्यूशन को, आईवी बैग सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को मैक्सिमम, मैक्सिमम 24 आवर्स तक ही इंक्लूड कर सकते हैं, 24 आवर्स तक इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कंटेमिनेशन का डर हो जाता है ना, इन्फेक्शन का डर हो जाता है, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब बहुत चीजें पढ़ानी है मुझे आपको। अगली जो क्लास होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। इस क्लास के अंदर मैं आपको जितने भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना पेरिफेरल आईवी लाइन के, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि एयर एम्बुलिज्म क्या होता है, ठीक है आपका,
कैथेटर एम्बोलिज्म क्या होता है, सर्कुलेटरी जो ओवरलोड है वो क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन है वो क्या होता है, आपका हेलवेटिस क्या होता है, थ्रोम्बोहेलवेटिस क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, तो थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी और थोड़ा सा मेरे पास अभी टाइम की कमी है। मैं सच बता रहा हूँ कि बस मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, मैं आप लोगों को साथ देने के लिए, कि आप लोगों को जो पॉजिटिव जो कमेंट्स आते हैं कि सर आप कंटिन्यू क्लासेस लीजिए, हमें बहुत फायदा मिल जाए, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं क्लास बनाने के लिए। तो मैं कुछ भी करके आपके लिए टाइम निकालता हूँ। मेरा ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, हाँ, मैं बताना नहीं चाहता आपको कि कर रखा कह रहे हैं, बट मैं सच बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मुश्किल रहता है वो कई बार थोड़ा सा मेंटेन करना। बट आप लोगों के लिए आपका जो प्यार है, जो आप लोग चाहते हो सर हमेशा टाइम पे रहें, तो बस सब कारण से क्या है दोस्तों कि मैं आपको आपके लिए डेली पे लेता हूँ क्लास, लेता हूँ। हाँ, अगली अगली क्लास कोशिश करूंगा, कल वाली जो क्लास है वो लंबी करने की मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा हो सकता है कल मुझे टाइम मिल जाए। ठीक है, तो कल वाली जो हम क्लास है वो हम एक लंबी क्लास लेंगे, तो तब तक के अभी तो 4 क्वेश्चन हुए हैं, जो क्या रिवाइज कराऊंगा। अगली जो क्लास होगी तो उसमें मैं आपको एक साथ ही सारी क्वेश्चन क्या करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। तो तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखें, और जो क्वेश्चन पूछे उसको जरूर कमेंट करना प्लीज। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों आपके और कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का मुझे आप क्या करो, रिप्लाई किया करो। तो बस आप मुझे ये बताना कि जो जो क्वेश्चन मैंने आपका पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा मैंने, शायद ज़्यादा भी नहीं पूछा, सिंपल से मैंने स्क्रीन पर पूछा था, तो वो मुझे आपको बताने थे कौन सी कैटेगरी। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।